नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैक टू जर्नी में। दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट का मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को मनाली में जो टॉप 10 जगह हैं घूमने से रिलेटेड वो दिखाई थी। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है बेस्ट टाइम मनाली घूमने का, किस सीजन में आपको यहाँ पर मनाली घूमने जाना चाहिए। अगर आप विंटर सीजन में यहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको करने के लिए मिलेंगी, क्या क्या चीजें घूमने के लिए मिलेंगी। अगर आप समर में जाते हैं तो कैसी स्थिति यहाँ की रहती है, अगर आप रेनी सीजन में जाते हैं तो कैसी स्थिति मनाली की रहती है। और दोस्तों साथ में ये भी बताऊंगा क्या आपका बजट होना चाहिए मनाली घूमने के लिए, कितना दिन का आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है मनाली घूमने के लिए। तो मतलब काफी सारी जानकारी आपको उससे आगे की, मतलब जो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा उससे आगे की काफी सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी मनाली घूमने जाने की सोच रहा है या फिर जाना चाहता है। तो इस वीडियो में मैं एक वेबसाइट का रेफरेंस लेके आपको काफी सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। साथ में मैंने वेबसाइट की लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस वेबसाइट का रेफरेंस लेके मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ वो है thomascook.in। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यहाँ पर जैसे हेडिंग दे रखी है मनाली जाने का सबसे अच्छा समय, आप चाहे तो इस वेबसाइट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्च से जून तक का जो टेम्परेचर दे रखा है वो मिनिमम रहता है यहाँ पर मार्च से जून के बीच में 10 डिग्री और मैक्सिमम रहता है 35 डिग्री। और यहाँ पर जुलाई से सितंबर था, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पर रहता है 10 से 17 डिग्री के बीच में। इसके बाद अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहता है 1 से 5 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बारिश का सीजन रहता है जुलाई से सितंबर के बीच में। जुलाई से हल्की फुल्की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक बारिश चलती है। जैसे कि आपने हमारे लास्ट के कुछ ब्लॉगों में देखा है दोस्तों, जब भी आप मनाली में पहाड़ों के ऊपर घूमने के लिए जाएंगे तो आपको पहाड़ों के ऊपर रोई जैसी बर्फ डली हुई मिल जाएगी, सफेद सफेद। तो ऐसा लगता है कि आप कहीं स्वर्ग में आ चुके हैं। वैसे काफी जाना माना ये स्पॉट हो चुका है, काफी लोग हर साल यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आपको मनाली में चाहे आप किसी भी सीजन में आए हैं, रोहतांग वगैरह में तो आपको बर्फ देखने के लिए मिल ही जाएगी, चाहे आप गर्मियों में आ जाएं चाहे सर्दियों में आ जाएं। सर्दियों में तो खैर आपको मनाली में भी काफी सारी अच्छी खासी बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पर आते हैं तो भी आपको रोहतांग वगैरह हो सकता है जाना पड़े, थोड़ा ऊंचाई पे, मतलब मनाली में ही पड़ता है। मनाली सिटी से 50-55 किलोमीटर आगे पड़ता है ये रोहतांग, और वहां पर आपको बर्फ अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। आप काफी सारी एक्टिविटीज वगैरह भी रोहतांग में जाके कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमारे लास्ट के कुछ ब्लॉगों में देख ही लिया होगा। अगर मैं यहाँ पर पीक सीजन की बात करूं, मतलब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं जिस सीजन में, उस सीजन की बात करूं तो उस सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 10 से 25 डिग्री के आसपास, और सीजन रहता है मार्च से जून के बीच में। मतलब आप मार्च, अप्रैल, मई, जून के बीच में कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग जून में गए थे, मतलब छठे महीना में हम लोग यहाँ पर गए थे लास्ट में, तो भी हम लोगों को यहाँ पर काफी सारी चीजें विजिट करने के लिए मिल गई थी और मौसम भी काफी ठंडा था। और पीक सीजन में कुल्लू मनाली में काफी आपको भीड़ भाड़ देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं गर्मियों की, यानी कि मार्च से जून के बीच में आपको मनाली में कैसे हालात देखने के लिए मिलेंगे। तो चाहे आप किसी भी टाइम पे, मतलब इसके बीच में यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया है, जो टेम्परेचर यहाँ का रहता है वो 10 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। और इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जैसे कभी ठंडी हो गई ज्यादा, कभी गर्मी हो गई ज्यादा, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा बना रहता है। लेकिन हवाएं आपको ठंडी चलती हुई मिलेंगी बर्फ की वजह से। जब आप इस मौसम में यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज ज्यादा करने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हुई, राफ्टिंग हुई, जो कि आप बरसात के सीजन में या फिर विंटर सीजन में हो सकता है ना कर पाए। बरसात के सीजन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन विंटर सीजन में भी ऐसा हो सकता है कि कई बार आप पैराग्लाइडिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा मौसम का डिफरेंस की वजह से वहां पर पैराग्लाइडिंग करने में दिक्कत आ जाती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मार्च से जून के बीच में पीक सीजन रहता है, तो जितने भी यहाँ पर विजिटिंग प्लेसेस रहती हैं वो सभी बिजी रहती हैं ज्यादातर, यानी कि आपको हर जगह भीड़ भाड़ देखने के लिए मिल जाएगी। काफी सारी दूसरी एक्टिविटीज भी आपको इस सीजन में देखने के लिए मिल जाएंगी। कई सारे यहाँ पर त्योहार भी इस सीजन में मनाए जाते हैं। बस पीक सीजन में घूमने में एक ही प्रॉब्लम दोस्तों आपके साथ हो सकती है, जब भी आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो जहां पर भी आप रोकेंगे हो सकता है उसका चार्ज थोड़ा बहुत ज्यादा बताया जाए आपसे, लेकिन आप बार्गेनिंग यहाँ पर अच्छी खासी कर सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर 2 से 2,500 हजार रुपए में आपको रूम मिले, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद या फिर थोड़ा बहुत विजिट करने के बाद आपको उसी, मतलब वैसा ही अच्छा खासा रूम 1,000 रुपए में भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर आप पहले टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, थोड़े बहुत चार्जेस यहाँ के ज्यादा रहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके थोड़ा बहुत आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन रूम आपको मिल जाता है। काफी सारे यहाँ पर होटल्स वगैरह नए बना दिए गए हैं, काफी सारे पुराने होटल्स भी बने हुए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर आके भी रूम बुक करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन रूम बुक करके आना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हैं। ये रहता है डिफरेंस कि ऑनलाइन बुक में थोड़ा चार्ज ज्यादा लग जाता है, ऑफलाइन ढूंढते हैं आके तो थोड़ा आपको कम रेंज में उससे अच्छा रूम देखने के लिए मिल जाता है। बस थोड़ा बहुत आपको घूमना पड़ सकता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढा था। आपको हमारे ब्लॉग्स को देखकर पता चली जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर रूम वगैरह ढूंढना है, कैसे यहाँ पर
खाने पीने के चार्जेस वगैरह लगते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग जून के महीने में यहाँ पर आए थे। उस टाइम भी ज्यादा यहाँ पर ठंडक नहीं थी, रात को ठंडक हो जाती थी, लेकिन रात को अच्छी खासी होटल में कंबल की व्यवस्था थी, रजाई गद्दों की व्यवस्था थी, तो इतनी ठंडक रात में भी महसूस नहीं हुई। लेकिन हाँ, पंखों की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, होटल में पंखे वगैरह भी नहीं थे, जैसे कि आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने दिखाया, पूरा होटल का टूर वगैरह भी दिया है आपको। तो रूम में पंखे वगैरह भी नहीं थे, लेकिन कोई भी सर्दी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडी हवा चलती रहती थी। लेकिन इतनी ठंडी नहीं लगी थी हम लोगों को कि जो हम गर्म कपड़े लेके आए थे पहनने के लिए, बाई चांस ठंडी लगती तो हम गर्म कपड़े पहनते, उन कपड़ों को हमने नहीं यूज किया, तो इतनी ज्यादा ठंडी भी नहीं थी। लेकिन हाँ दोस्तों, आप चाहें तो फुल स्लीव की टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, हवा अच्छी खासी चलती रहती है ठंडी ठंडी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जुलाई से सितंबर के बीच में, ये थोड़ा मानसून का सीजन रहता है, काफी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हो सकती है और टेम्परेचर इस बीच में यहाँ पर रहता है 10 से 16 डिग्री के बीच में। मनाली के लिए दोस्तों थोड़ा खतरनाक मौसम रहता है। अगर आप बाहर से यहाँ पर आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सामना भी कर सकते हैं मौसम की मार का, जैसे कि हो सकता है आप रूम वगैरह तो ले लें यहाँ पर पहुंचकर और पता चले बारिश हो रही है और आप कहीं घूमने ना जा पाए। और बारिश की सीजन में आपको पता ही है दोस्तों, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी काफी अच्छी खासी होती रहती है, तो आपको बच के भी थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है। तो काफी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे यही कि क्या हम मतलब बारिश के सीजन में यहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप मैं बता देता हूँ, किसी भी सीजन में आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक खास टिप बता देता हूँ कि आप कोई मतलब यहाँ पर मैं प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ किसी ऐप का, बस मुझे जैसे ऐप ने सहायता की थी वही ऐप के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कॉर्नर में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप उसमें मतलब किसी भी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके उसकी न्यूज डेली पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर मनाली जाने से 10 से 15 दिन पहले उसमें मनाली सेट कर लिया था, हिमाचल सेट कर लिया था और वहां के मैं न्यूज रेगुलर पढ़ता रहता था, कब वहां पर बर्फ गिरने वाली है, कब कैसा मौसम रहता है। अभी भी मेरे मोबाइल में कभी कभार मैं खोल लेता हूँ ऐप को और ये भी देखता रहता हूँ कि मतलब अभी मानसून में कैसा है मौसम चल रहा है। तो अभी तो मानसून में मुझे ज्यादातर यही सुनने के लिए मिलता है, यहाँ लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ लैंडस्लाइड हो गई और यहाँ पर ये रास्ता बंद कर दिया गया है मनाली के लिए। तो काफी सारी ऐसी खबरें मुझे सुनने के लिए मिलती है। तो अगर आप भी मतलब किसी भी सीजन में मनाली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो 5 से 10 दिन पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मनाली सिटी सेट कर लीजिए और उसके न्यूज आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा आपको इस सीजन में मनाली घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए। वैसे रेनी सीजन तो मुझे थोड़ा ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर मैं आगे भी फिर कभी मनाली जाने की प्लान करूंगा तो मानसून वाले सीजन में यानी कि रेनी सीजन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। और मुझे ये अंदाजा भी लग चुका है कि इस सीजन में विजिटर काफी कम आते हैं, मतलब सबसे कम जो विजिटर आते हैं वो इसी सीजन में आते हैं और आपको काफी सारी एक्टिविटीज भी करने के लिए नहीं मिलेंगी, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हुई आप नहीं कर पाएंगे मानसून वाले सीजन में या फिर रेनी सीजन में, और साथ में राफ्टिंग वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भैया राफ्टिंग करवा रहे थे उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि मानसून के टाइम में और रेनी सीजन के टाइम में राफ्टिंग की जो एक्टिविटी रहती है वो बंद करवा दी जाती है, क्योंकि वाटर लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से आप मानसून के टाइम में राफ्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो काफी सारी एक्टिविटीज आपको मानसून के टाइम में कम करने के लिए मिलेंगी और काफी सारी जगहों पर हो सकता है आप विजिट ना कर पाएं। और बारिश के कारण ऐसा भी हो सकता है आप लोग होटल के अंदर ही रहें और आपका चार्ज फालतू का चला जाए, यानी कि होटल रूम चार्ज जो लगता है वो आपका फालतू का चला जाए बारिश की वजह से। तो मानसून सीजन में आप अवॉइड कर सकते हैं घूमना। वैसे फेस्टिवल वगैरह तो मानसून सीजन वाले भी यहाँ पर चलते रहते हैं काफी सारे, तो आप फेस्टिवल वगैरह देखने जाना चाहते हैं तो भले ही जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर से फरवरी के बीच में, यानी कि मनाली में जो सर्दियां होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो सर्दियों में यहाँ का तापमान जो रहता है वो 0 से 5 डिग्री के बीच में भी रहता है और 0 से डिग्री से नीचे भी हो जाता है कभी कभार। जैसे ही मैंने आपको रोहतांग वाले ब्लॉग में दिखाया था, बर्फ तो रोहतांग में आपको देखने के लिए मिल जाती है, चाहे आप किसी भी सीजन में चले जाएं, चाहे गर्मियों में जाएं चाहे सर्दियों में। लेकिन मनाली में भी आपको सर्दियों में अच्छी खासी बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप मनाली विजिट करते हैं सर्दियों के टाइम पे आप विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत मतलब जो लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी होती है वो नहीं होगी इतनी ज्यादा, क्योंकि बर्फ वगैरह ही गिरती रहती है, बर्फ की वजह से हो सकता है रोड वगैरह थोड़ी बहुत जाम हो जाए। अगर आप सर्दियों के टाइम पे जा रहे हैं तो आपको अच्छी खासे जैकेट वगैरह लेके जानी पड़ेगी, गर्म कपड़ों का अपना इंतजाम करके जाना पड़ेगा। ऐसे होटल्स आपको सर्दियों के टाइम पे देखने पड़ेंगे जहां पर आपको रूम हीटर की व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि सर्दियां काफी ठंडी रहती है यहाँ की, तो आपको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और दोस्तों नई एक्टिविटीज आपको करने के लिए मिल जाएंगी सर्दियों के टाइम पे। आपको जैसे कि सोलांग वैली वगैरह जाते हैं तो वहां पर काफी सारी एक्टिविटीज करने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप पहाड़ियों की तरफ जाते हैं जैसे कि रोहतांग वगैरह की तरफ, तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी और ज्यादा बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। तो बात करता हूँ यहाँ पर मैं बजट की, यानी कि जैसे कि मैंने ये तो बता दिया टाइमिंग वगैरह किस टाइम पे आप विजिट कर सकते हैं, कहाँ पर कैसा मौसम रहता है और किस टाइम पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साथ में अब मैं यहाँ पर बजट की भी बात कर लेता हूँ, आपका बजट क्या होना चाहिए मनाली अगर आप जाना चाहते हैं। तो मैं जिस सीजन में गया था तो यहाँ पर ये मानी चलिए मेरा जो रुपए खर्च हुआ मनाली में
वो हुआ 2 लोगों के लिए करीब 25 से 30 हजार के आसपास। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन इसमें ये भी है कि अगर आप सिर्फ 2 लोग जाएंगे तो ये बजट ज्यादा भी पहुंच सकता है। हम लोग यहाँ पर 4 लोग गए थे, तो क्या रहता है 4 लोगों में थोड़ी बहुत सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आप जो गाड़ी की बुकिंग करेंगे वो मतलब डिवाइड हो जाती है आप में चार्जेस। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको गाड़ी शेयरिंग करके जाना पड़ेगा किसी अनजान लोगों के साथ, या फिर आपको सिर्फ पर्सनली अपने लिए गाड़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका बजट थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो कोशिश ये कर लीजिएगा कि आपके परिवार के मतलब टोटल 4 लोग यहाँ पर जाएं तो आप 5 सीटर कोई भी गाड़ी कर सकते हैं। जैसे कि 2 कपल जाते हैं आपके परिवार के ही, तो आप यहाँ पर जब घूमने जाएंगे तो आप 5 सीटर गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको शेयरिंग करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर आपका बजट में भी हर चीज आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल मतलब सिर्फ 2 ही लोग जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर गाड़ी की बुकिंग में ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप होटल वगैरह में खाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत खाना बच जाए, और बचने का भी यहाँ पर जो खाना वेस्ट हो जाता है आपका उसका भी चार्ज लग जाए, क्योंकि यहाँ पर हाफ प्लेट वगैरह आपको कोई चीज देखने के लिए मिलेगी। ज्यादातर जो चीज मिलेंगी आपको खाने के लिए वो फुल प्लेट ही मिलेंगी। तो हो सकता है आपकी चीजें आधी बर्बाद चली जाए जो अभी आप खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। और भी काफी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप 2 लोगों में जाते हैं। अगर आप 4 लोगों में जाएंगे तो आपका बजट यहाँ पर आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप 4 लोग जाते हैं तो आप आराम से, टाइमिंग की मैं बात करूं तो टाइम आपको लेके जाना चाहिए मनाली में घूमने के लिए 7 से 8 दिन। आपको आराम से मनाली रुकना चाहिए 7 से 8 दिन के लिए, और हर जगह वहां की एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसे कि आप कुल्लू वगैरह भी जा सकते हैं, आपने मेरे ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा लास्ट वाले। हम लोग बिजली महादेव गए थे, रिवर राफ्टिंग की थी कुल्लू में हमने, और कुल्लू में अच्छी खासी बार्गेनिंग चल जाती है। कुल्लू थोड़ा सस्ता शहर है मनाली की अपेक्षा, तो आप कुल्लू में भी रुक सकते हैं। लेकिन कुल्लू में सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं, आप वहां पर कुछ घूम नहीं पाएंगे ज्यादा। तो अगर आपको घूमना है तो आप मनाली में स्टे करिए। थोड़ी सी महंगाई है लेकिन बार्गेनिंग अच्छी खासी चल जाती है, तो आप बार्गेनिंग करके यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बजट मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको स्कैम्स की जानकारी देने वाला हूं जो कि मनाली में होते हैं, जिनको से आपको सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर 6 स्कैम्स बताऊंगा आपको, जो कि आपके साथ भी हो सकते हैं और आपको यहाँ पर अच्छा खासा घाटा भी हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।